Assalamu alaikum. Today we are going to discuss business risk and insurance. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ता है और अगर हम उन वैरायटी ऑफ रिस्क को कैलकुलेट ना करें तो हमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज का सामना करना पड़ सकता है। बुनियादी तौर पे बिजनेस के अंदर रिस्क इसलिए ज़्यादा पॉसिबल होते हैं क्योंकि कोई भी बिजनेस करने से पहले हम प्लान करते हैं और फिर आफ्टर प्लानिंग हम उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब हमारा प्लान एक्शन की तरफ जाता है तो हमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज नजर आती है। कोई भी प्लान 100% जैसा सोचा होता है उस पर वैसा अमल नहीं हो पाता और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स का। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें बहुत सारे रिस्क को फेस करना पड़ता है। अगर हम रिस्क की बात करें तो अनसर्टेनिटीज विच एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अकर ऑफ द सम अनडिस्क्राइब और अनफेवरेबल इवेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में आने वाली वो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज और अनफेवरेबल इवेंट वो हमारे लिए रिस्क का सबब बनते हैं और ये रिस्क हमारे लिए लॉस का रीजन बन जाते हैं। इसीलिए इन रिस्क को सही तरीके से कैलकुलेट करना और इन रिस्क को सही तरीके से हैंडल करना किसी भी बिजनेस ऑनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम रिस्क को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम कभी भी रिस्क को मिनिमाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर एक खास बात और है कि रिस्क को कभी भी किल नहीं किया जा सकता, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। और रिस्क को मिनिमाइज करने की जो डिफरेंट मेथड हैं वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। Probability that future stage of the business will be less successful than planned। जैसा कि मैंने बात की कि प्लानिंग के वक्त हम जो सोचते हैं 100% उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो हमें उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, उसमें चेंजिंग करने की गुंजाइश, ताकि हम उसको अकॉर्डिंग टू गोल एंड ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूट कर सकें। अगर हम वैरायटी ऑफ रिस्क की बात करें तो बुनियादी तौर पे रिस्क दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड और एक होता है अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में फर्क क्या है? एक्सपेक्टेड वो तमाम रिस्क होते हैं जिसके अंदर हमें पहले से मालूम होता है कि फ्यूचर में आने वाले रिस्क कौन कौन से हैं, जिसके लिए हम प्लानिंग में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। इसकी एग्जांपल एक्सपेक्टेड रिस्क की जैसे प्रॉफिट की जगह लॉस होना। इसकी दूसरी एग्जांपल है प्रोडक्ट का फ्लॉप हो जाना। इसकी एक और एग्जांपल है डिमांड का खत्म हो जाना, रेवेन्यू का इंक्रीज और डिक्रीज होना। ये वो तमाम रिस्क हैं जो चाहे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, तमाम बिजनेसेस के अंदर ये रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। अनएक्सपेक्टेड रिस्क उसे कहते हैं जिसकी हमें पहले से फोरकास्टिंग या पहले से उम्मीद ना हो। इसकी एग्जांपल है जैसे कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और आउटलेट में आग लग जाना, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट हो जाना जिसकी जैसे डैमेजेस को फेस करना। इसी तरह वो तमाम ऐसे रिस्क जिसकी हम पहले से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, वो रिस्क कहलाते हैं अनएक्सपेक्टेड रिस्क। इसके बाद एक और टाइप्स ऑफ रिस्क है जिसको हम कहते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम इस लिहाज से इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक वैरायटी ऑफ रिस्क वो है जो इंटरनल रिस्क कहलाते हैं और दूसरी वैरायटी ऑफ रिस्क है जिसको हम एक्सटर्नल रिस्क कहते हैं। अब अगर हम बात करें इंटरनल रिस्क की, तो इंटरनल रिस्क वो रिस्क होते हैं जिनमें सबसे पहले अगर हम देखें डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी फर्म और एम्प्लॉइज। ये तीनों फैक्टर का ताल्लुक इंटरनल रिस्क से। जैसे मुख्तलिफ एसेट्स या प्रोडक्ट या इनका डैमेजेस हो जाना, प्रॉपर्टी वगैरह का एब्सोल्यूट हो जाना, फर्म और एम्प्लॉइज वगैरह के प्रॉब्लम, ये तमाम है इंटरनल रिस्क। सेकेंड है इनसफिशिएंसी ऑन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट का अगर अनएफिशिएंट होना
जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की परफॉर्मेंस मुतासिर हो सकती है, तो ये भी एक इंटरनल रिस्क है। नेक्स्ट है इंजरी फ्रॉम एक्सीडेंट। मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जिन एक्सीडेंट की वजह से ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन जो है हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी, यानी मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज का ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट होना। ये डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन बड़ी डिटेल है। रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना, ऑर्गेनाइजेशन के मफाद में काम करना, ऑर्गेनाइजेशन की दी हुई अथॉरिटी को सही यूज करना। अगर इसमें एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट हो तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनबियरेबल लॉस का सबब बन सकता है। ये भी इंटरनल रिस्क है। फिर लेबर स्ट्राइक्स। आज का दौर लेबर यूनियन का दौर है, और इसमें लेबर यूनियन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है मैनेजमेंट की। हम अगर हिस्ट्री ऑफ बिजनेस की तरफ जाएं तो हमें पता चलता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमेशा क्राइसिस देखे गए हैं, जिसमें एक ग्रुप मैनेजमेंट का होता है और दूसरी तरफ लेबर यूनियन का। तो लेबर यूनियन का अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रखना, लेबर यूनियन का अननेसेसरी डिमांड करना, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग का रुक जाना, ये भी एक बहुत बड़ा लॉस का सबब बनता है, और लेबर स्ट्राइक वगैरह। और एक और इंटरनल रिस्क है थीव, यानी रिसोर्सेज, एसेट्स, कोई एसेट्स, करंट एसेट्स, इनका चोरी हो जाना या इनका मिसयूज होना। तो ये भी हमारे लिए बहुत सारी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज एलोकेट करती है, और इन रिसोर्सेज का अगर चोरी हो जाना तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़े लॉस का सबब बनता है। अगर हम दूसरे ग्रुप ऑफ रिस्क की बात करें तो वो है एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क किसे कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्क कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रीमिसेस से बाहर के इश्यूज हैं, जैसे डैमेजेस ऑफ फैक्ट्री बाय नेचुरल कॉजेस, कुदरती आफात जैसे कि सैलाब या जलजले, अर्थक्वेक वगैरह। इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ये भी एक एक्सटर्नल रिस्क की बड़ी एक अहम एग्जांपल है। नेक्स्ट एक्सटर्नल रिस्क में जो आज के बिजनेस में सबसे ज्यादा है, प्राइस रिडक्शन बाय कंपटीशन बिजनेस। आज की सीवियर कंपिटिटिव इन्वायरमेंट में हर प्रोड्यूसर को जो एक बहुत बड़े रिस्क का सामना करना पड़ रहा है, वो है प्राइस रिडक्शन बाय कंपटीशन ऑफ बिजनेस। यानी अगर हम कंपटीशन, सीवियर कंपटीशन का सामना कर रहे हैं, तो कंपटीशन हमें चैलेंज देता है, इंक्रीज योर क्वालिटी एंड रिड्यूस योर प्राइस। अब प्राइस को हम किस लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं? हम प्राइस को उस लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन सफिशिएंट रहे। लेकिन अक्सर कंपटीशन में हमें प्राइस को इस लेवल पे लो करना पड़ता है कि हम ब्रेक इवन एनालिसिस पे चले आए, और इसके बाद जो है बाज़ वक़्त ब्रेक इवन से भी हमें कम करना पड़ता है, जो हमारे लिए लॉस का सबब बनता है। ये भी एक्सटर्नल रिस्क है। एक और एक्सटर्नल रिस्क है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस बाय एडवर्स लेजिस्लेटिव चेंजेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हमारे बिजनेस के लिए इंतहाई डेंजरस हो सकती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें बिजनेस की, तो कानून साजी है जो गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट की बनाई गई रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी की बुनियाद पर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्लानिंग करती है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कोई अपने लॉ में चेंज कर दे, तो ये चेंजिंग बिजनेस कम्युनिटी के लिए अनबियरेबल होती है। तो ये भी एक एक्सटर्नल रिस्क की एक नोबल एग्जांपल है। लॉस ऑफ एक्सटर्नल मार्केट, ये भी एक एक्सटर्नल रिस्क है कि हम एक्सटर्नल मार्केट, यानी जिस मार्केट में हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, उस मार्केट में हमारा एकदम डिमांड का खत्म हो जाना, जिसकी वजह से हमारी रेवेन्यू का कम हो जाना और फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कम हो जाना। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सटर्नल रिस्क है।
नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजिंग रिस्क, किस तरीके से हमें रिस्क को मैनेज करना चाहिए, या अगर हम डेफिनेशन ऑफ मैनेजिंग रिस्क की बात करें तो रिस्क मैनेज करने का मकसद है रिस्क को किल करना नहीं, बल्कि रिस्क को मिनिमाइज करना। हम सिर्फ रिस्क को अपनी कॉम्पिटेंसी, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज की बुनियाद पर मैक्सिमम लेवल पर मिनिमाइज कर सकते हैं, और ये मिनिमाइज करने से हम जो है रिस्क को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी को मैनेजिंग रिस्क कहा जाता है। रिड्यूसिंग और एलिमिनेट द रिस्क, रिस्क को या तो रिड्यूस कर रहे हैं या डाइवर्ट कर दें। इसमें पहला पॉइंट है वॉचमैन। ऑर्गेनाइजेशन अपनी फिजिकल रिसोर्सेज के लिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करती है, जिसके जरिए जो है हम एक टीम ऑफ वॉचमैन रखते हैं, जिनका काम होता है रिसोर्सेज को मॉनिटर करना, चेक करना और उनको कंट्रोल करना। इंस्टॉलेशन ऑफ फायर एंटी फायर फाइट सिस्टम, हम जो है एंटी फायर फाइटिंग सिस्टम रखते हैं, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी फायर की कंडीशन में उसे इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल कर लिया जाए और बड़े हादसे से बच जाया जाए। अलार्म सिस्टम, हम मुख्तलिफ इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि जो स्मॉल मीडियम या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अच्छे खासे होते हैं, तो ऐसे में किसी भी खतरे की सूरत में सबको वार्न करने के लिए एक प्रॉपर अलार्म सिस्टम नस्ल किया जाता है, ताकि सबको बर वक्त इत्तला देके उस खतरे से बचने की कोशिश की जाए। ये वो टेक्निक है जिनके जरिए हम रिस्क को मैनेज करते हैं। एक है एफिशिएंट मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस का दारोमदार होता है उसकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के ऊपर, और ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव की जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के जरिए। तो सिलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा सेंसिटिव पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आपका सिलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट बल एक्यूरेट है, तो आप बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी भी हासिल करेंगे और इफेक्टिवनेस भी। और अगर आपका सिलेक्शन ऑफ बिजनेस सही नहीं है, तो नतीजा ये होगा कि आपकी ना एफिशिएंसी होगी ना इफेक्टिवनेस होगी। तो बिजनेस के अंदर जो कामयाबी है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो मैनेजमेंट के जरिए हासिल हो। एक और मेथड है रिस्क को मिनिमाइज करने का, वो है रिजर्व कैश। रिजर्व कैश के जरिए भी हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, और रिजर्व कैश के जरिए हम जो है आने वाली अनसर्टिनिटी के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश रखते हैं, और उसको आने वाली अनसर्टिनिटी में यूटिलाइज करके हम उस रिस्क को मिनिमाइज करने में कामयाब होते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन को इस लेवल पे रखना ताकि अनसर्टेनिटी को फेस किया जा सके, ये भी एक टेक्निक है रिस्क को मैनेज करने की। एक लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है रिस्क को मैनेज करने का, शिफ्टिंग ऑफ रिस्क। शिफ्टिंग और रिस्क कहते हैं रिस्क को डाइवर्ट कर देना, यानी वो रिस्क जो हमारे लिए है, हम उस रिस्क के होने वाले लॉसेस को अपने ऊपर से किसी और पार्टी पे डाइवर्ट कर दें, और ये हमारा प्रोसेस कहलाता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस के जरिए हम रिस्क को डाइवर्ट करके अपने तमाम रिस्क के होने वाले लॉसेस से केयरलेस हो जाते हैं, और इस तरह हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात अहम है कि कौन कौन से रिस्क डाइवर्ट किए जा सकते हैं, कौन से नहीं। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी कि रिस्क दो तरह के होते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। हम जो है रिस्क को डाइवर्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड रिस्क होते हैं, अनएक्सपेक्टेड नहीं। इन एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाना, हम जो रिस्क को डाइवर्ट करते हैं वो सिर्फ अनएक्सपेक्टेड होते हैं, एक्सपेक्टेड नहीं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाना एक्सपेक्टेड रिस्क है, डिमांड का कम हो जाना, प्रोडक्ट का फ्लॉप हो जाना, ये तमाम एक्सपेक्टेड रिस्क है। इनको हम डाइवर्ट नहीं कर सकते, इनको हम मिनिमाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ मैनेजमेंट।
अनएक्सपेक्टेड रिस्क जैसे आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना, इस तरह के रिस्क को हम डाइवर्ट करते हैं इंश्योरेंस के जरिए, और इस तरह भी हम एक वैरायटी ऑफ रिस्क अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के रिस्क हैं। इसमें सबसे पहले है इवेंट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, इवेंट रिलेटेड टू पर्सनल, इवेंट रिलेटेड टू कस्टमर एंड अदर। ये तीन तरह के हमारे पास रिस्क होते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें इवेंट कॉजिंग द रिस्क, इसमें सबसे पहले है प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रिस्क। इसमें सबसे पहले है इन्वेंट्री कैन बी स्टोलन, मशीनरी कैन बी ब्रेक। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा खासा फाइनेंस एंगेज होता है उसकी इन्वेंट्री की सूरत में, और ये इन्वेंट्री अगर खराब हो जाए या इन्वेंट्री चोरी हो जाए या इन्वेंट्री की क्वालिटी रिड्यूस हो जाए तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा लॉस हो सकता है। मशीनरी का खराब हो जाना, मशीनरी का आउटडेट हो जाना, एब्सोल्यूट हो जाना, ये भी एक बड़ा रिस्क है। सेकेंड है बिल्डिंग कैन बी डैमेज और डिस्ट्रॉय। ऑर्गेनाइजेशन की जो बिल्डिंग है वो डैमेज हो सकती है या बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, और बिल्डिंग में भी ऑर्गेनाइजेशन का एक लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस एंगेज होता है। लैंड बिकम कंटेमिनेटेड। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स एसेट में जमीन वगैरह है तो वो जमीन वगैरह अगर अनसेटिस्फैक्ट्री लेवल पर आ जाए, वहां पे रिसोर्सेज का कम हो जाना या आलूदगी हो जाना, और जिसकी वजह से वो लैंड यूज के काबिल ना रहे, ये भी एक रिस्क है। उसके बाद है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं जैसे कॉपीराइट एंड पेटेंट। कॉपीराइट या पेटेंट्स का मिसयूज होना जिसकी वजह से हमारी गुडविल मुतासिर हो सकती है, ये भी हमारे पास एक इवेंट कॉजिंग रिस्क की एग्जांपल है। इवेंट रिलेटेड टू पर्सनल। अब अगर सेकेंड रिस्क की तरफ हम आते हैं तो उसमें सबसे पहले थी वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, लूज ऑफ की एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशन या प्रोडक्शन के अंदर अहम रोल होता है उसके की एम्प्लॉयज का, और वो की एम्प्लॉयज की चेंजिंग या उन की एम्प्लॉय का एग्जिट होना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा अनबियरेबल होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है या वो छोड़कर जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसको मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन की बड़ा चैलेंज होता है। तो ये वो इवेंट रिलेटेड टू पर्सनल रिस्क। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रूल रेगुलेशन पॉलिसी और वर्क इन्वायरमेंट की बुनियाद पर अपने की एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा कंसीडर करना पड़ता है ताकि की एम्प्लॉयज अपनी परफॉर्मेंस को जारी सारी रख सके, और ये की एम्प्लॉयज वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, और इन्हीं की वजह से प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है इवेंट कॉजिंग रिस्क। इवेंट कॉजिंग रिस्क में इवेंट रिलेटेड टू कस्टमर एंड अदर। रिस्क फ्रॉम कस्टमर प्राइमरीली एंड अराइज फ्रॉम कस्टमर से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे रिस्क है, क्योंकि बिजनेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो उसमें हमारे लिए जो बहुत अहम होते हैं वो हमारे कस्टमर्स होते हैं। ये कस्टमर के लिहाज से हमें बहुत बी केयरफुल रहना पड़ता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंजरीज सफर वाइल अपॉन बिजनेस प्रॉपर्टीज। इंजरीज सफर वाइल अपॉन बिजनेस प्रॉपर्टी। डिफरेंट नौयत की इंजरीज को फेस करना और बिजनेस प्रॉपर्टीज के अंदर। नेक्स्ट, इंजरीज और डैमेज दैट इज कॉजेज ड्यूरिंग द कॉजेज ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट। बिजनेस प्रोडक्ट के प्रोसेस के दरमियान मुख्तलिफ नौयत के डैमेजेस, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट का सामना करना जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी मुतासिर हो। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, पेमेंट फॉर इंजरी और डैमेजेस दैट अकर ड्यूरिंग द यूज ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट। बिजनेस प्रोडक्ट के यूजेस के दौरान भी
बहुत सारे हमें ख्याल रखना पड़ता है कि उसके दौरान आने वाले खतरात को भी मिनिमाइज किया जा सके। तो प्रोडक्ट के यूजेस को सिक्योर बनाना, प्रोडक्ट के यूजेस को सिंप्लीफाई करना और प्रोडक्ट के यूजेस को एडवांटेजेबल रखना, ये प्रोडक्ट रिलेटेड रिस्क होता है। नेक्स्ट है इवेंट कॉजिंग रिस्क में इवन रिलेटेड टू कस्टमर एंड अदर रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय कस्टमर इज एक्सपीरियंस बाय ऑल बिजनेस दैट ऑफर क्रेडिट। जब भी हम बिजनेस के अंदर सेल्स करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस दो कंडीशन पे सेल होती है, आइदर कैश और क्रेडिट। और जिस मार्केट में क्रेडिट पर भी सेल हमारे कंपटीटर कर रहे हो तो हमारे लिए मजबूरी होता है कि हम भी क्रेडिट पर सेल करें। तो क्रेडिट में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है बैड डेट्स का। बैड डेट्स कहते हैं वो अनकलेक्टेबल अमाउंट जो हमारा फिक्स एसेट्स की सूरत में हमारे पास होता है और अगर उसका कलेक्ट ना होना, यानी हमने ऑन अकाउंट 1 मिलियन की सेल की, कलेक्शन सिर्फ 8 लाख की हुई, तो ये 2 लाख हमारे बैड डेट्स हैं और ये हमारे लिए एक लॉस का सबब बन सकते हैं। तो जब भी क्रेडिट पर सेल होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को खतरा रहेगा बैड डेट्स का। नेक्स्ट है बैलेंस टू कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग्स। व्हेन यू डिसाइड टू ऑफर क्रेडिट इट विल इंक्रीज योर सेल। जब भी हम सिर्फ कैश पे सेल करते हैं तो सेल्स वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन जब हम क्रेडिट ऑफर करते हैं तो सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो क्रेडिट सेल करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी हो सकता है। ऑफरिंग क्रेडिट गारंटी सूनर और लेटर सम कस्टमर विल नॉट पे एज प्रॉमिस। जब भी हम क्रेडिट पर सेल करते हैं तो हमें मेंटली तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्रेडिट सेल की 100% रिकवरी नहीं होगी और इसी की बुनियाद पर हम अकाउंटिंग में बैड डेट्स को कैलकुलेट करते हैं ताकि हम उसको बियर कर सकें और बिजनेस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ सके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जहाँ पे हम रिस्क की बात करते हैं तो वहां पर हमारे लिए एक अहम चीज है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और रिस्क का रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग है। जहाँ रिस्क होंगे वहां पर इंश्योरेंस होगा। और अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस का बिजनेस में बड़ा अहम रोल है, बिजनेस की ग्रोथ में, बिजनेस की सक्सेस में, बिजनेस की डेवलपमेंट में एक बुनियादी रोल जो है वो इंश्योरेंस का है। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस है क्या, व्हाट इंश्योरेंस इज। इंश्योरेंस कहते हैं एक ऐसे एग्रीमेंट को जो दो पार्टीज के दरमियान होता है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी लेती है कि फ्यूचर में आने वाले लॉस को हम बेयर करेंगे। तो आमतौर पर ये दो पार्टी दो होती हैं। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरेंस पॉलिसीज फराहम करती है और सेकंड होता है इंश्योरर जो इंश्योरेंस करवाता है। इन दो पार्टीज के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट को हम कहते हैं इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस के जरिए हम अपने फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड रिस्क को मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। इंश्योरेंस का रोल हमारी इकोनॉमी में, हमारे बिजनेस में बहुत अहम है, क्योंकि इंश्योरेंस की बुनियाद पर एक इन्वेस्टर बिजनेस में कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करता है। इसको ऐसे समझें कि फॉर इंस्टेंस आई हैव अ 1 मिलियन रुपीज और मुझे पता है कि अगर मैं बिजनेस में 1 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। लेकिन जब मैं बिजनेस की तरफ जाता हूं तो मुझे एक लार्ज वैरायटी ऑफ रिस्क नजर आती है। अब अगर आज मैं 1 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा तो प्रॉफिट फौरन नहीं होगा। मुझे इन तमाम रिस्क को फेस करते हुए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद अपने प्रॉफिट तक पहुंचना होगा। और अगर ये रिस्क मुझे ड्यूरिंग द प्रोसेस डैमेज कर देंगे तो मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकूंगा, मेरे 1 मिलियन लॉस हो जाए। ऐसे में हेजिटेशन क्रिएट होती है इन्वेस्टर की और वो हेजिटेट होकर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैंसिल कर देता है। उसके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन कैंसिल करने से किसको लॉस हुआ, सिर्फ इन्वेस्टर को? हरगिज नहीं। एक इन्वेस्टर के 1 मिलियन बिजनेस में इन्वेस्ट न करने से पूरे इकोनॉमिक साइकिल को लॉस का सामना करना पड़ता है।
अगर हम बात करें लॉसेस की, तो सबसे पहला लॉस किसका है? इटसेल्फ, इन्वेस्टर का। कि अगर वो 1 मिलियन इन्वेस्ट करता तो उसे 1 या 2 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन उसने रिस्क से खौफजदा होकर इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो वो 1 या 2 लाख के प्रॉफिट से महरूम हो गया। सेकेंड लॉस किसका है? जब वो बिजनेस शुरू करता तो उसे मुख्तलिफ वर्कर की जरूरत होती, और जब वो वर्कर अपॉइंट होते तो उन्हें सैलरी मिलती और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती। और जब उसने ये डिसीजन कैंसिल किया, तो वो वर्कर जो वहाँ एम्प्लॉयमेंट हासिल करते, वो एम्प्लॉयमेंट से महरूम हो गए, तो ये एम्प्लॉयज का लॉस। फिर वो जब वो बिजनेस करता तो वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस फराम करता जिससे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हासिल करता, तो वो तमाम कंज्यूमर या कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन हासिल करते वो सेटिस्फेक्शन से महरूम हो गए। फिर जब वो बिजनेस करता तो वो गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट में से टैक्स देता, और जब उसने बिजनेस नहीं किया तो गवर्नमेंट टैक्स से महरूम हो गई। तो इस तरह अगर हम गौर करें तो पूरा इकोनॉमिक साइकिल मुतासिर होता है एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट ना करने से। यही वजह है कि ऐसी कंडीशन में जब इन्वेस्टर हेजिटेट हो रहा होता है इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो इंश्योरेंस कंपनी आके उसका मोराल, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, और वो फिर बोल्ड होकर इन्वेस्टमेंट करता है जब इंश्योरेंस कंपनी गारंटी लेती है कि तमाम एक्सपेक्टेड रिस्क को आप मिनिमाइज करें और तमाम अनएक्सपेक्टेड रिस्क को हम बेयर करेंगे। तो ऐसे में वैरायटी ऑफ रिस्क कम हो जाती है, और एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट बोल्ड होके करता है, और इस तरह उसको भी प्रॉफिट मिलता है, वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कंज्यूमर को उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विस सेटिस्फेक्शन मिलता है, और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, और इस तरह पूरी इकोनॉमी स्ट्रांग होती चली जाती है। तो ये एक बहुत अहम रोल है इंश्योरेंस का हमारे बिजनेस इकोनॉमी के अंदर। और अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दुनिया में दो तरह की कंट्रीज हैं, डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज। तो डेवलप कंट्रीज की डेवलपमेंट में एक अहम रोल इंश्योरेंस का भी है। वहां पर प्रॉपर्टी से लेकर लाइव पीपल तक मोर देन 80 और 90% लोग इंश्योर्ड होते हैं, जबकि अंडर डेवलप कंट्री में इंश्योरेंस की एक्सेप्टेबिलिटी ना होने के बराबर बहुत कम होती है। तो ये भी एक बड़ा फर्क है डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज के दरमियान। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे 3 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड मैरीन इंश्योरेंस, और थर्ड फायर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं कि जब हम मुख्तलिफ इंसानों को उनकी जिंदगी की से रिलेटेड रिस्क की पॉलिसी फराम करते हैं, यानी इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डैमेजेस ऑफ पार्ट्स एंड बॉडी, तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी उन्हें बेनिफिट फराम करती है। तो इससे लोग अपने काम और अपने वर्क में कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं कि उनकी डेथ की सूरत में उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाएगा। सेकंड मैरीन इंश्योरेंस। आज का दौर ग्लोबल ट्रेड का दौर है, आज का दौर इंटरनेशनल बिजनेस का दौर है, और इंटरनेशनल बिजनेस में अहम रोल है ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे अहम रूट है वो है सी रूट। सी रूट में ज्वाइंट शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट मूव करते हैं, और इस मूवमेंट के दौरान समंदर में होने वाले हादसात का खतरा बहुत बड़ा होता है। ऐसे में इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्फिडेंस फराम करती है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को। वो कहती है समंदर में होने वाले किसी भी हादसे की सूरत में जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, ना इंपोर्टर को करना पड़ेगा ना एक्सपोर्टर। ऐसे में इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत सपोर्ट की इंश्योरेंस ने। और आज जितनी भी हमारी ग्लोबली ट्रैवलिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो मेरीन इंश्योरेंस के जरिए हो। थर्ड है हमारे पास फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस कहते हैं कि अगर आग लग जाने की सूरत में कोई लॉस हो, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी श्योरिटी फराम करती है कि हम ऐसे लॉस को कवर करेंगे। और फायर इंश्योरेंस की सूरत में एसेट्स, फर्नीचर, मुख्तलिफ बिल्डिंग, तो अगर ऐसी कोई भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को बेयर करने की गारंटी लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या है? इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट।
आपका जो बुनियादी तौर पे पॉइंट है, वो ये है कि आपको इंश्योरेंस होने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप इंश्योरेंस करा के बिल्कुल ही केयरलेस हो जाएँ। आपको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी अपनी जगह पर रखनी है और इंश्योरेबल रिस्क को बेयर करने की ज़िम्मेदारी कंपनी लेगी। प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ, हमेशा इंश्योरेंस जो है गुड फेथ में किया जाएगा, किसी मिसकमिटमेंट, फेक कमिटमेंट की सूरत में नहीं किया जाएगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पर है कि एक बिल्डिंग है जो गिरने वाली है और हम उसके गिरने के आखिरी टाइम में उसका इंश्योरेंस करा लें, उसकी लाइफ पूरी हो गई है। या लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो कोई इंसान सीवियर बीमारी में मुब्तला है और वो लाइफ इंश्योरेंस करा ले, तो ये गुड फेथ में हमेशा सही होना चाहिए। फिर इस तरह जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इसके अंदर हमारे पास दो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉजेस। ये दो डॉक्ट्राइन की बुनियाद पर भी हम इंश्योरेंस एग्रीमेंट को सिक्योर करते हैं। और फिर हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास है प्रोवाइड सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंस में बात किया है कि इंश्योरेंस सिक्योरिटी फराहम करता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है और लोग बोल्ड होके बिजनेस डिसीजन लेते हैं। सेकंड हमारे पास है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंश्योरेंस के ज़रिए हम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़र्स के लेवल पर लेकर जाते हैं और जिससे बिज़नेस में मैक्सिमम बेनिफिट हासिल होते हैं। प्रोवाइड बेसिस फॉर क्रेडिट, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो क्रेडिट में डील करती हैं, तो वो हम आमतौर पर इंश्योरेंस के ज़रिए अपने बैड डेट्स को कवर करने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉस प्रिवेंशन एक्टिविटी, वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से फ्यूचर में हमें खतरा होता है, तो हम जो है उन एक्टिविटीज़ के खतरा से बच जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेबलाइजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योरेंस जो है एक स्टेबलाइजर का काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसकी बुनियाद पर वो बोल्ड होके डिसीजन मेकिंग और इनिशिएटिव लेती है। नेक्स्ट है कवर अनफोर्सिंग एक्सीडेंट्स, वो तमाम फ्यूचर में होने वाले हादसात हम उनको कवर कर सकते हैं इंश्योरेंस के ज़रिए। और नेक्स्ट है हमारे पास एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा कि मैंने मैरीन इंश्योरेंस में आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो सबसे अहम रोल है वो इंश्योरेंस का है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में मोड ऑफ पेमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, इन तमाम में बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं। तो ऐसे में जो मेन रोल प्ले करती है वो इंश्योरेंस कंपनी है, जिसकी वजह से इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेशनल बिजनेस एग्रीमेंट और ट्रांजैक्शन करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द बोर्ड। इंश्योरेंस के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर उसको फ्यूचर को सिक्योर करना, इससे उसके मोराल और मोटिवेशन बढ़ता है और इससे उसका इंटरेस्ट टुवर्ड्स बिजनेस बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस के ज़रिए हम रिस्क को स्प्रेड कर, यानी रिस्क फैलाने से मतलब है कि रिस्क की इंटेंसिटी को कम करना, यानी होने वाले फ्यूचर के नुकसान को कम से कम सतह पर ले जाना। तो ये बुनियादी तौर पर इंश्योरेंस का फ़ायदा होता है, जिसके ज़रिए हम रिस्क को मिनिमाइज़ करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अफोर्डिंग पीस ऑफ माइंड, और हम इंश्योरेंस के ज़रिए अपने माइंड को काफ़ी हद तक कंट्रोल और स्टेबल और फ्यूचर में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो यहाँ पर आके ये हमारा आज का सेक्शन एंड होता है। अगर हम रिवाइज करें तो आज का हमारा सेक्शन था इंश्योरेंस एंड रिस्क। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले तो डिटेल में बात की कि रिस्क होता क्या है। रिस्क के, क्योंकि इंश्योरेंस और रिस्क का एक दूसरे से बड़ा अहम रिलेशन है, और जहाँ रिस्क होंगे वहाँ इंश्योरेंस होगा। तो उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ता है कि रिस्क क्या है और रिस्क कितनी तरह, रिस्क फ्यूचर में होने वाली वो तमाम अनसर्टेनिटीज जो हमारे लिए लॉस का सबब बन सकती हैं। और अगर हम टाइप्स ऑफ रिस्क की बात करें तो
रिस्क आमतौर पे दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल रिस्क और दूसरा एक्सटर्नल रिस्क। फिर हमने देखे इंटरनल रिस्क के मुख्तलिफ पॉइंट, फिर हमने देखे एक्सटर्नल रिस्क के मुख्तलिफ पॉइंट, फिर हमने देखा कि रिस्क को मैनेज किस तरह करते हैं। मैनेजिंग ऑफ रिस्क से मुराद है रिस्क को मिनिमाइज करना। नेक्स्ट हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क में हमने देखा तीन तरह की है, इवन रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, सेकंड इवन रिलेटेड टू पर्सनल, एंड इवन रिलेटेड टू कस्टमर एंड अदर। नेक्स्ट हमने देखा है इवन कॉजिंग रिस्क। इवन यूज कॉजिंग रिस्क के अंदर हमने डिटेल देखी। फिर हमने देखा है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो पार्टीज फ्यूचर में होने वाली लॉसेस को एक से दूसरे पे डाइवर्ट करती हैं, उस एग्रीमेंट को हम इंश्योरेंस कहते हैं। और इंश्योरेंस के अंदर जो दो पार्टीज होती हैं उनमें से एक का नाम होता है इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे का नाम होता है इंश्योरर, जो इंश्योरेंस करवाता है। तो इनके दरमियान जो एग्रीमेंट होता है हम उसे इंश्योरेंस कहते हैं। फिर हमने बात की द रोल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का रोल क्या है हमारी इकोनॉमी में, हमारे बिजनेस में, और इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। उसमें तीन तरह की टाइप थी, लाइफ इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। उसके बाद हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। वो कौन से बुनियादी प्रिंसिपल हैं जो इंश्योरेंस के अंदर हमें फॉलो करने चाहिए, जिसकी बुनियाद पर इस एग्रीमेंट की एक्यूरेसी और इस एग्रीमेंट की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर आके जो है आज का हमारा ये टॉपिक का खत्म हो गया, इंश्योरेंस एंड रिस्क।